नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज 31 अगस्त 2025 की दी हिंदू को एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट कैसे है, वो ऐसे है कि आपको 2 से ढाई घंटे समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। उससे बेहतर है कि आप अपना स्टैटिक देखिए और जो समय मिले आंसर राइटिंग कीजिए। मेंस अच्छा कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। और इसका आपको PDF भी मिल जाएगा बाकायदा, ठीक है। तो जर्नी टू आई स्पीसीज पे आपको PDF मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आपको 2 पेज का PDF होता है, प्रॉपर उसको सेव करके रख लिया करिए, ठीक। बहुत ज़्यादा खबरें नहीं हैं, आज संडे है इसलिए थोड़ी सी खबरें हैं। पहली एक इकोनॉमी के सेक्शन से आ रही है। उसमें ये दिया जा रहा है कि जो Q1 है, फर्स्ट क्वार्टर है, हमारी GDP की ग्रोथ रेट 7.8 रही है, यानी कि 7.8% ग्रोथ रेट दर्ज की है फर्स्ट क्वार्टर में। 4 क्वार्टर होते हैं। कौन कौन क्वार्टर होते हैं? पहला जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो होता है आपका मार्च, अप्रैल, मई। दूसरा क्वार्टर होता है जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। अगस्त का सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगला ये होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 4 क्वार्टर हो जाते हैं 3-3 महीने के। तो ये अप्रैल, मई और जून, ये पहला इस क्वार्टर का डेटा आया है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या रही है, ठीक है। तो 7.8% रही है, अब ये रही। इसमें बहुत ज़्यादा कोई डेटा याद करने का नहीं, क्योंकि ये रोज़मर्रा का डेटा है तो इसमें ज़्यादा यूज़ भी नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा चीज़ों को कैसे काम कर रहे हैं। जैसे कि अमेरिका ने हमारे ऊपर 50%, जब भी बात होगी इकोनॉमी की, IR की, अमेरिका का एंगल आएगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा। क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, वर्ल्ड ऑर्डर को निर्धारित करता है, तय करता है, ठीक है। तो USA ने 50% हम पे जो टैरिफ लगाया है उसका इम्पैक्ट तो पड़ना तय है। भले ही हम कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट Q2 में देखने को मिलेगा, यानी कि आपका जो आएगा जून, जुलाई, अगस्त, ये वाला जो क्वार्टर है इसमें देखने को मिलेगा। और फिर बात चल रही कि GST रिफॉर्म करेंगे। जब GST रिफॉर्म होगा तो उसकी दरें कम हो जाएंगी, ठीक है। और GST की जो रेट है कम से कम लगेगी वस्तु एवं सेवाओं पे। जब कम से कम लगेगी तो वस्तु एवं सेवाएं थोड़ा सस्ती हो जाएंगी। तो सस्ती हो जाएंगी, लेकिन GST अभी तो रिफॉर्म हो नहीं रहा है, आने वाले समय में होने वाला है। तो जो GST रिफॉर्म होगा तो इसका इम्पैक्ट Q3 में दिखेगा, यानी कि आपका जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आएगा समय, उसमें इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तब कुछ चीज़ें थोड़ा सुधार दिखेगा उनमें। साथ ही साथ ये भी सब चीज़ें देखना पड़ेगा कि भारत अलग अलग मार्केट को तलाश रहा है, उन पे काम कर रहा है। तो कितने हमने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है, ये आपकी जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको कम करेगा। अमेरिका का जो इम्पैक्ट होगा 50% टैरिफ का, उसको कम करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो अब आपको क्या देखना है? आपको ये सारे एंगल को देखना है। इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, रशिया, अमेरिका, है ना। ये सारे एंगल देखते हुए तैयारी करते रहिए। और ये जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, अब इकोनॉमी की ग्रोथ को IR से रिलेशन के साथ लिंक करिए, इसे इंटरलिंक करिए, ठीक है। इधर GST रिफॉर्म होगा, अब बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। USA, IR, GST, ठीक है। चाइना और ये रूस के ये संबंध, तेल, ऑयल डिप्लोमेसी, है ना। ये सारी चीज़ों को लिंक कीजिए, इनको जोड़ के पढ़िए, समझिए। देखिए, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे है, तो ये सारी सोचिए। और रही बात है तो फिर अच्छे से इन टॉपिक को कवर करिए। दूसरा है RBI और FDI को लेकर। देखिए, FDI में खबर इतनी आई है कि जून महीने में FDI हाई रहा है। जून महीने में FDI बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। लेकिन जो नेट FDI है 50% गिरावट उसमें देखने को मिली है। अब आप कहोगे कि सर आप कह रहे जून महीने में जो FDI है वो पिछले 4-5 वर्षों से ज़्यादा रहा है, लेकिन नेट FDI बहुत कम हुआ है, 50% गिरावट है। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले FDI समझो। FDI इनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। FDI का मतलब होता है कि विदेशी कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियों में निवेश करती हैं, शेयर खरीदती हैं। लेकिन FDI कब कहलाएगा? तो RBI की डेफिनेशन है, अगर किसी विदेशी कंपनी ने भारतीय कंपनी में 10% शेयर खरीद लिए तो वह FDI हो जाएगा। 10% से कम है तो FPI रहेगा,
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एफडीआई में तब्दील नहीं होगा। एफडीआई में अब तब्दील करने के लिए कम से कम 10% या उससे ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, तो इसे एफडीआई कहते हैं। जैसे कि विदेश की कंपनियाँ आ रही हैं, हमारे यहाँ पेप्सी बना रही है, सब बना रही है ना, तो ये एफडीआई हो रहा है, ठीक है। चाहे टेलीकॉम कंपनी हो, कोई हो, ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। यानी कि विदेशी जो निवेश है, जो आपको दिखे, भौतिक रूप में दिखे, उसे एफडीआई कहते हैं, ठीक है। एफडीआई के टाइप होता है, एक ऑटोमेटिक रूट से आता है, एक गवर्नमेंट रूट से आता है, एक होता है प्रोहिबिटेड, यानी कि जो प्रतिबंधित होता है। प्रतिबंधित की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें लॉटरी है, गेमिंग है, इन सब चीज़ों में दिखता है, तो वो प्रतिबंधित है। दो हैं, एक है ऑटोमेटिक, एक गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि जब भी इस प्रकार से एफडीआई भारत में आएगा तो उसमें ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए, ना ही आरबीआई की स्वीकृति चाहिए, ठीक है। जैसे कोल माइनिंग हुआ, टेलीकॉम हुआ, जैसे कि जो वोडाफोन, एयरटेल, जियो ये चल रहा है, टेलीकॉम सेक्टर हुआ, एयरपोर्ट्स हुए, कोल माइनिंग हुई, 100% एफडीआई इसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट रूट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, ठीक है, सरकार की स्वीकृति चाहिए। सिक्योरिटी है ना, ये सारी चीज़ें, कल्चर, इनसे संबंधित आ जाता है। क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। आपको एफडीआई को बहुत डिटेल में देखना, एफडीआई क्या है, उसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, मैं तो बता दूंगा, लेकिन वीडियो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 3-4 घंटे का हो जाएगा, फिर तो मैं तो बता सकता हूँ सारी चीज़ें। ग्रॉस एफडीआई का मतलब होता है कि टोटल हमारे यहाँ जो आया है वो ग्रॉस है, और नेट का मतलब है कि जो टोटल ग्रॉस है, ग्रॉस में से वो एफडीआई निकाल दो जो हमने बाहर किया, क्योंकि विदेशी लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, पूंजी लेके आते हैं, एफडीआई करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो हम भी तो भारतीय विदेशों में जाते हैं पूंजी लेकर, तो वो हो गया। साथ ही साथ में जो एफडीआई भारत में हुआ है उसको बेच बाच के कंपनियां समय समय पे बाहर भी जाती हैं, अपना पैसा निकाल के भारतीय मार्केट से पैसा निकालते हैं और बाहर ले जाते हैं, ये भी तो होता है ना। इसे कहते हैं रिपैट्रिएशन। तो जो ग्रॉस एफडीआई है, टोटल जो ग्रॉस एफडीआई हुआ है उसमें से आउटवर्ड एफडीआई, यानी कि विदेशों में भारतीयों ने जो एफडीआई किया वो, साथ ही साथ में जो विदेशियों ने जो मार्केट में जो उनका पैसा था उसको निकाल लिया है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो नेट बचता है हमारे यहाँ, ठीक है। क्लियर है, तो यही है ग्रॉस का मतलब। क्या हुआ कि 100 रुपये माना कि भारत में एफडीआई आए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, माना कि 40 रुपये हमने निवेश कर दिए, विदेशों में चला गया हमारा पूंजी, और 10 रुपये जो विदेशी थे उन्होंने और निकाल ली, तो टोटल 50 चला गया, तो समझ में आया, तो नेट क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ऐसे एफडीआई के लाभ, हानियाँ, ठीक है, ये सब देखना, आपको देखना ये सारी चीज़ें। और यही मतलब होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का मतलब नहीं है कि आईएमएफ हो गया फिर पूरा आईएमएफ पढ़ने लगे, घंटे घंटे चले जाएंगे, 2-2 घंटे करंट पढ़ के कैसे कर पाओगे। ये सीरियस जो एस्पिरेंट है ना वो ऐसे ही करेगा। जब आप खुद टॉपिक तैयार करोगे, आप करंट में टॉपिक पढ़ते हो फिर भी टॉपिक तैयार नहीं होता आपका, फिर जाके पढ़ते हो कभी और, तो टाइम बहुत बर्बाद होता है। एक बार पढ़ लो ना। जैसे अगली खबर है, उर्जित पटेल को आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। आईएमएफ है ना, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है उर्जित पटेल को, ठीक, ओके। अब आपको यहाँ क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आईएमएफ क्या है, उसका मोटिव क्या है, क्यों बनाया गया है। तो इन शॉर्ट मैं जैसे बताऊं कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये ब्रिटेन वुड्स इनको संस्थाएं कहते हैं, एक साथ इनका गठन किया गया था। मुख्य उद्देश्य ये था कि वैश्विक तौर पे व्यापार को बढ़ावा देना है, और दूसरा और बताएं तो जो हमारा यूरोप है, जो यूरोप की तबाही हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से, उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको बनाना, और दुनिया भर में व्यापार को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें उद्देश्य थे। अब आपको आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इनको सही से देखिए, समझिए, ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्राइसिस होता है तो कैसे मदद करता है, क्या करता है, आपको देखना है, क्वेश्चन आते हैं। आईएमएफ के अनुसार मुद्राएं कितनी, हार्ड करेंसी कौन कौन है, ये सारी चीज़ें देखना है। अगली एक छोटी सी खबर है ड्रैगन फ्लाई की। ड्रैगन फ्लाई ये तितली नहीं है, ध्यान रखना है, ड्रैगन फ्लाई है। इसका नाम है एक क्रोकोथेमिस क्राइथेरिया। मैं मीनिंग पढ़ के सुना दे रहा हूँ, CROCOTHEMIS, क्रोकोथेमिस, और CRYTHRAEA, क्राइथेरिया, ठीक है। ये पश्चिमी घाट पे देखी गई है। इसको पहले भी कई बार देखा गया, लेकिन रिसर्च हुई तब तक ही गायब हो गई। दोबारा फिर देखा गया, वेस्टर्न घाट पे देखा गया है। ये ओडोनाटा एक प्रजाति है, उस परिवार से आती है, ओडोनाटा से, ठीक है।
इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है, पहले याद रखना कि पश्चिमी घाट पे देखी गई, इस पर रिसर्च हो रही है। दूसरा ये आइस एज एरा की है, आइस एज एरा था ना उस समय, जिस समय बर्फ ही बर्फ थी पूरी पृथ्वी पे, आइस एज एरा उस समय की है, और वो समय है प्लेस्टोसीन एज है ना, उस समय की प्लेस्टोसीन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बायो इंडिकेटर है। बायो इंडिकेटर का मतलब होता है कि जहाँ पे भी पर्यावरण अच्छा है वहीं पे ये सर्वाइव कर पाएगी, और जहाँ पर ये समाप्त हो रही है इसका मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट दूषित होता जा रहा है। तो इसके बारे में क्रोकोथेमिस क्राइथेरिया, इसके बारे में क्या बात याद रखनी है कि पश्चिमी घाट पे पाई गई, बायो इंडिकेटर है, और इस आइस एज की है, कौन सी, प्लेस्टोसीन, ठीक है, एज, इतनी याद रखना। ये सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाल ही में चर्चा में रहा क्रोकोथेमिस क्राइथेरिया क्या है, का संबंध किससे है, ठीक है ना, पर बोल देगा कि जानवर की एक प्रजाति है, एक सर्प की प्रजाति, कुछ और बोल देगा, है ना। अगला है भारत की जो तेल डिप्लोमेसी है उसको लेके। देखिए भारत जो है, भारत अपनी ज़रूरत का 85% लगभग तेल आयात करता है, और प्राकृतिक गैसों का लगभग 50% से ज़्यादा तेल 50% से ज़्यादा प्राकृतिक गैसों को आयात करता है, यानी कि 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल कच्चा तेल और 50% से ज़्यादा प्राकृतिक गैस को आयात करता है, ठीक है, ये बात है। और इस वजह से हमारा जो जितना भी इम्पोर्ट बिल होता है एक वर्ष का, उसका 1/4 यानी कि 25% जो बिल होता है केवल इन्हीं दो चीज़ों में जाता है, तेल और गैस में। एक डेटा देख लीजिए, वर्ष 2023 और 24 का डेटा है, 23-24 का डेटा है, वो कह रहा है कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस पर वो 1 से 70 बिलियन डॉलर का है, 1 से 70 बिलियन डॉलर का। ये डेटा यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने देखा कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया, रूस, तेल, ये सारे एंगल क्लियर हैं आपको, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, जैसा कि हम जो तेल पे है ना बहुत डिपेंड हैं, एक तो वो है, साथ ही साथ में हम जो तेल खरीद रहे हैं, हमारी जो पॉलिसी रही है तेल की बहुत डाइवर्सिफाई नहीं रही है। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है कि मैं इससे भी तेल खरीद रहा हूँ, इससे भी खरीद रहा हूँ, इससे भी खरीद रहा हूँ, जितने भी तेल बेचते हैं सभी से मैं कुछ ना कुछ खरीद रहा हूँ। तो माना कि एक चीज़ पे बैन भी अगर लगा दिया जाए ना तो आपकी इकॉनमी पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एक ही व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए और उस पर बैन लगा दिया, वहाँ से तेल ना लिया आपने, तो आपकी इकॉनमी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी तक रूस से कम तेल लेते थे, लेकिन फिर हमने रूस से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ा दी, अब बैन लग गया तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसीलिए हमें नीड क्या है, अपनी जो तेल पॉलिसी है इसको बहुत डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ भी तेल खरीद सकते हैं उनसे तेल खरीदिए, ठीक है। साथ ही साथ इसके अब विकल्प जो है उस पर अच्छे से काम करना होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक हम ये तेल खरीदते रहेंगे, हम डिपेंड रहेंगे, हमारी जो विदेश नीति है वो भी संप्रभु नहीं रह पाएगी। विदेश नीति के साथ भी समझौता करना पड़ेगा, संप्रभुता सीमित होगी, ठीक है ना। हाँ, यानी कि आपके जो निर्णय हैं बहुत आज़ादी के नहीं रह पाएंगे, आपको झुकना पड़ेगा सामने। फिर किया क्या जा सकता, किया यही जा सकता है, पहले तो हम फिलहाल में शॉर्ट टर्म में ये ऑप्शन है अब अपने पास कि डाइवर्सिफाई करो अपनी पॉलिसी को, जहाँ भी ऑप्शन है वहाँ से खरीदो। दूसरा, हमें आगामी समय के लिए जो अच्छा ऊर्जा है उस पर काम करो। हमारे यहाँ सूरज खूब निकलता है, कम से कम 3 दिन से ज़्यादा निकलते हैं एक साल में, तो सौर ऊर्जा पर काम करो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी हमने लॉन्च किया गुरुग्राम में, हेडक्वार्टर बस 2016 में, तो उस पर काम करो। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड के जो कॉन्सेप्ट है इसको आगे बढ़ाइए, मजबूत करिए। हम जो पवन ऊर्जा है उस पर अच्छा काम करिए, और जितने भी ऊर्जा के सोर्स हो सकते हैं उन पर अच्छे से काम करना है, ठीक। उनकी तकनीकी को करिए, R&D पे बढ़ावा दीजिए, अच्छा ऊर्जा जो स्वच्छ ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको प्रमोट करिए, तभी हम इसका एक जो विकल्प है वो विकल्प प्रस्तुत कर पाएंगे, और हमारी जो तेल डिप्लोमेसी है परिपक्व होगी, मजबूत होगी, ठीक है। इसके टेलीग्राम पे PDF डाल दिया जाएगा, खास कोई खबरें थी नहीं, इतना देख लीजिए, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं।